नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। अडानी मुद्दे पर जेपीसी का शोर शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज इसमें बड़ा टर्न देखने को मिला। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बयान ने उनके माहौल बदल दिया। कांग्रेस के जेपीसी वाले सियासी दबाव के विपरीत एनसीपी के दिग्गज नेता ने नया स्टैंड अब सामने रखा। अडानी मसले को इतना खींचना ठीक नहीं है, उन्होंने जिक्र किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इतना तूल देना ठीक नहीं है। अडानी अंबानी के नाम पर सियासी खींचतान देश हित में नहीं है। शरद पवार के बयान ने एक तरफ विपक्षी खेमे में दरार के संकेत दिए तो दूसरी तरफ बीजेपी को राहत देने का काम किया। देखिए हमारी पर ये रिपोर्ट। तो क्या अडानी के मुद्दे पर सियासत बेईमानी है? तो क्या बेमतलब है जेसीबी की मांग पर हंगामा? अडानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की जांच काफी? तो क्या जेसीबी की मांग पर बिखर गया विपक्ष? देश के सबसे सीनियर नेता यही तो कर रहे हैं। 60 सालों तक देश की सियासत को समझने वाले यही तो समझा रहे हैं। विपक्षी खेमे का एक सबसे बड़ा चेहरा शरद पवार यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तो जांच कर ही रही है। जेसीबी की जिद बेमानी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मुखिया शरद पवार के बयान ने एक ही झटके में देश की सियासत का रुख बदल दिया। खासकर अडानी मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता के दावे को घेर कर रख दिया। शुक्रवार की शाम शरद पवार का बयान सामने आया, जो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बकायदा समझाते हुए कहा। अडानी के मुद्दे पर बात करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, अडानी के मुद्दे को इतना खींचने का कोई मतलब नहीं। हिंडनबर्ग को कौन जानता है? अडानी समूह पर विदेशी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। हिंडनबर्ग ने देश के एक बड़े औद्योगिक संस्थान को निशाना बनाया। किसी ने इस फर्म का इस विवाद से पहले नाम नहीं सुना। कांग्रेस की जेपीसी की मांग पर शरद पवार ने समझाया, जेपीसी में वैसे भी सत्तासीन पार्टी का कब्जा रहेगा, मुश्किल ही है सच्चाई सामने आ पाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल ज्यादा बेहतर तरीके से सच्चाई सामने ला सकता है। देश के सबसे सीनियर नेता ने यह भी समझाया, अडानी अंबानी के नाम सरकार की आलोचना का चलन गलत है। हमें देश के लिए उनके योगदान के बारे में सोचना चाहिए, बजाय देश के बड़े बिजनेस घरानों पर चोट करने के। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे पर फोकस करना चाहिए। शरद पवार ने कहा, पहले भी अडानी समूह पर लोगों ने आरोप लगाए हैं। इस पर संसद में भी हंगामा हुआ है, लेकिन इस बार इतना तवज्जो क्यों दिया गया? समझना होगा जो मुद्दे रखे गए ये किसने रखे, बयान देने वाले कौन थे, आधार क्या था। जो चीजें सामने आई उसने भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। पवार शायद यही समझाना चाह रहे हैं, ये ट्रेंड बुरा है। देश के बड़े बिजनेस घरानों को सियासी तौर पर घेरना देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला है। शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग को लेकर खुलकर अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस की ओर से बार बार उठाई जा रही जेपीसी की मांग से खुद को अलग करते हुए पवार ने कहा, इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल ज्यादा बेहतर तरीके से सच्चाई सामने ला सकता है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी।
शरद पवार के बयान ने माहौल बदल दिया। शनिवार सुबह से ही अडानी का शोर देश की सियासत में हावी तो हुआ, लेकिन इस बार टोन अलग सुनाई दिया, टेन्योर अलग रहा। एक सुर में अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग कर रहा विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आया। विपक्षी खेमे में हर कोई अलग अलग तरह के मामलों को संभालता नजर आया। उद्धव गुट वाली शिवसेना के संजय राउत यही समझाते नजर आए। पवार साहब की कुछ बातें हद तक सही है, लेकिन ये उनका निजी मत है। विपक्षी एकजुटता को कोई खतरा नहीं। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है। तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है न्यायालयीन जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, ना महाराष्ट्र में आएगी, ना राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। कांग्रेस अपने बयानों में उलझी नजर आई। सावरकर के मसले पर महाराष्ट्र की सियासत में झटका खा चुकी कांग्रेस बड़ी मुश्किल से बात संभालती नजर आई। यह दुष्प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे। वो तो एक्सपर्ट की कमेटी बनी। ये तो जो फ्रॉड है अडानी का, चाहे वो सेल कंपनियां बनाया हुआ हो, चाहे यहाँ पर लूटा गया हो, या एयरपोर्ट देने के लिए कानून में बदलाव लाया गया हो, या वो शेयर में घोटाला किया हो, ये तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का मामला बनता है। एक्सपर्ट का मामला तो सेबी के रेगुलेशन तक ही है। अब पवार जी ने कहा है वो अपना उनका मत है, लेकिन इससे बड़ा सवाल देश के जनतंत्र को बचाने का है, और उसी लिए 20 पार्टियां एक हुई हैं, रहेंगी, और इतना उम्मीद है अगर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाना है तो शरद पवार जी का अपना निजी ख्याल ऐसा हो सकता है। शरद पवार साहब वरिष्ठ नेता हैं देश के। हमने कभी भी किसी व्यक्ति का या औद्योगिक घरानों का विरोध नहीं किया है। हमने उनका विरोध किया है कि धरती आकाश पाताल जो भी सरकार देती है सिर्फ एक घराने को या एक व्यक्ति को क्यों देती है। हमने सवाल पूछा है कि 20,000 करोड़ जो अडानी को मिला शेल कंपनियों के थ्रू, वो किसका पैसा है। और रही बात जो शरद पवार साहब ने कहा, संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेसी मूल्य वृद्धि, कांग्रेसी बेरोजगारी, कांग्रेसी हमारी सीमाओं की हालत, कांग्रेसी हमारे लोगों के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के अपलिफ्टमेंट के सवाल उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। पर हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते, हम किसी कॉरपोरेट हाउस का विरोध नहीं करते। 24 जनवरी को आई अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हंगामा जारी है। एक तरफ अडानी ग्रुप को झटके पर झटके लग रहे हैं, अडानी ग्रुप का ग्राफ गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ अडानी के मुद्दे पर देश की सियासत में हंगामा जारी है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। राहुल गांधी लगातार अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। बार बार बस यही सवाल उठ रहा है, अडानी की शेल कंपनियों में लगा पैसा किसका है। Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying. There's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? अडानी के मुद्दे को लेकर संसद के बजट सत्र में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। संसद का बजट सत्र इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सांसदों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। संसद स्थगित होने के बाद कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने विजय चौक तक तिरंगा मार्च किया। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अड़ी कांग्रेस और 12 अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चाय की पार्टी तक का बहिष्कार किया। लेकिन 2 दिनों में ही माहौल बदल गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान ने विपक्षी एकजुटता में दरार के संकेत दिए, विपक्ष को कमजोर करता नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का बयान सत्ता पक्ष को ताकत देता नजर आया। अडानी को टारगेट कर रही कांग्रेस को एनसीपी से बड़ा झटका लगने के बाद अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है।
देखिए, मैं तो इस विषय में अंदर में अभी कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके मामला देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको उस रूप से हम देखते हैं। देखिए, कांग्रेस या कांग्रेस के साथ कुछ दल, उनका लोकतंत्र में कोई भरोसा बचा नहीं। राहुल गांधी जी की उम्र बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी समझ नहीं बढ़ पा रही है। अडानी मसले पर देश की सियासत में बदलाव के संकेत दिखने लगे हैं। शरद पवार के बयान से जहां एक और बीजेपी को बल मिल रहा है, तो वहीं अडानी पर जेपीसी की मांग पर विपक्ष बिखरा नजर आ रहा है। देखना होगा 2024 के चुनावी माहौल में सावरकर पर झटका झेल चुकी कांग्रेस जेपीसी पर कैसे विपक्षी एकजुटता को संभालती है। तो एनसीपी नेता शरद पवार के बयान ने पूरी तरह से सियासत की फिजा को बदल दिया, लेकिन आगे अब देखना होगा कि विपक्ष की इस पर अब क्या प्रतिक्रिया आती है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। मिशन साउथ के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना और तमिलनाडु के लोगों को कई बड़ी सौगातें दी। इसमें सबसे खास है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। एक दिन में दक्षिण भारत को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलना बेहद ही खास है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। तो वहीं चेन्नई में 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। 9 अप्रैल को पीएम मोदी चुनावी राज्य कर्नाटक में होंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी का मिशन साउथ बेहद ये खास माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से दक्षिण के राज्यों को साधने का बड़ा प्रयास भी से कहा जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। इससे इनके 3 मतलब सकते थे। एक, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं, वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने के काम आ जाए। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए?
देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? मिशन साउथ के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत को एक दिन में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से तिरुपति तक का रूट प्लान है। उद्घाटन के दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष संजय कुमार बांदी और तेलंगाना बीजेपी के दूसरे नेता मौजूद रहे। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत क्यों है तेलंगाना वासियों के लिए खास, आइए समझते हैं। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। तेलंगाना की जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड भी रखा। बीते 9 वर्षों में देश की 11 करोड़ माताओं, बहनों, बेटियों को इज्जतघर टॉयलेट की सुविधा मिली है। इसमें तेलंगाना के भी 30 लाख से अधिक परिवारों की माताएं, बहनों को भी ये व्यवस्था मिली है। बीते 9 वर्षों में देश में 9 करोड़ से अधिक बहनों, बेटियों को उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। तेलंगाना के 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। साथियों, परिवार तंत्र तेलंगाना सहित देश के करोड़ों गरीब साथियों से उनका राशन भी लूट लेता था। हमारी सरकार में आज 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे तेलंगाना के भी लाखों गरीबों की भी बहुत मदद हुई है। तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु के लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास योजनाओं की सौगात दी। इसमें सबसे ज्यादा खास रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई एयरपोर्ट के न्यू इंटीग्रेटेड बिल्डिंग का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट को हाईटेक और खास डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 3700 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
It is always great to come to Tamil Nadu. It is the home of history and heritage. It is the land of language and literature. It is also a center of patriotism and national consciousness. Many of our leading freedom fighters were from Tamil Nadu. Friend, I know that I have come to you at a festive time. In just a few days, the Tamil Nadu Puttadu will be here. This is a time for a new energy, new hopes, new aspirations, and new beginnings. चेन्नई में पीएम मोदी श्री रामकृष्ण मठ की वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। मठ में पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद को याद किया, उन्हें नमन किया। इस दौरान मठ की तरफ से पीएम को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा भी भेंट की गई। 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का मिशन साउथ बेहद खास माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से दक्षिण के राज्यों को साधने की बड़ी कोशिश मानी जा रही है। 9 अप्रैल को पीएम मोदी चुनावी राज्य कर्नाटक में होंगे। वहां वे बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुदुलमाई टाइगर रिजर्व में थेपाकड़ू हाथी शिविर का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूरू में आयोजित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति का उद्घाटन करेंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद, वंशवाद होता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये 2 दिवसीय दक्षिण दौरा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के पक्ष माहौल बनाने के साथ तेलंगाना और तमिलनाडु के लिए बेहद खास होने वाला है। विकास परियोजनाओं की सौगात के जरिए बीजेपी को 2024 में मिशन दक्षिण को साधने में मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।